करिए। जी, Over to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जैसे डॉक्टर रुमीना ने बताया है कि हम जो है वो कोविड रिलेटेड बात करेंगे इंटेंसिव केयर में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है आज सेकंड डे है तो काफ़ी चीज़ें हमने सुनी है, आप लोगों ने सुनी है, लेकिन कुछ चीज़ें रिपीटेशन होगी और कुछ आप लोगों के लिए न्यू इंफॉर्मेशन होगी। ओके, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं एक्चुअली, हमें या क्या हमें मालूम होना चाहिए, क्या हमें मालूम होना चाहिए सार्स कोविड 2 के लिए। हम जो चीज़ें आज देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एसेंशियल स्टेप्स क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल की सेटिंग में, आईसीयू सेटिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड, हम कैसे मरीज़ों को इस कोविड से बचा सकते हैं या दूसरे इन्फेक्शन से, या अपने आप को या अपने से दूसरों को कैसे इससे बचा सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होगी, एंड देन केयर बंडल्स। हम जो भी बात करेंगे ये सब सीडीसी और डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस हैं। ओके, सिंस हमने 3 सेशंस ले लिए हैं तो मैं चाहूंगी कि 2 मिनट्स की थोड़ी सी हम ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग, एंड अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में ले लें। ये जो सीनरी है, जो पानी का बहाव है, उसे देखें आप। डीप ब्रेथ करें, डीप ब्रेथ with the count of 1, 2 and 3, and then एक्सेल करें। जितना सांस लिया है उसे बाहर निकालें, और जब बाहर निकालें तो जो भी परेशानी है वो उसे सबको आप बाहर निकाल दें। डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, ओके, माजरत, दोबारा हम 2 मिनट लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ इन करें आप, ब्रीथ आउट करें, रिलैक्स रहें, इस पानी के बहाव को देखें और अपनी सारी परेशानियों को फिलहाल भूल जाएं। थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स करें, अपने लंग्स को एक्सपेंड करें जब आप ब्रीद इन करें, और जब आप ब्रीद आउट करें तो जो भी परेशानियां हैं उसे बाहर निकाल लें। जब आप ये करेंगे तो आपको अपनी बॉडी एक सॉफ्टनेस सा फील होगा आपको बॉडी में। अपने दिमाग को बिल्कुल काम कर दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ब्रीथ इन करते जा रहे हैं एंड आउट करते जा रहे हैं, आप एक रिलैक्सेशन फील करेंगे। Deep breath in and deep breath out. आप एक पुरसुकून जगह पर हैं, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएं, और जिस मकसद से आज आप बैठे हैं उसको लर्न करेंगे हम इस एक्सरसाइज के बाद। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, स्ट्रेस फ्री आप हो गए होंगे। ये एक्सरसाइज आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो आप इससे कर सकते हैं। अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ जाएंगे।
एवरी टाइम हम सुन रहे हैं कि कोविड-19, तो कोविड-19 है क्या? ये आप लोगों ने सुना होगा, बट थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 इज़ अ डिजीज़, एंड देन अगर इसको कोविड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, कोविड को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो CO is for corona, VI is for virus, and D is for disease. And since ये 2019 में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, तो इसे हम कोविड-19 कहते हैं। जो वायरस है उसका नाम है सार्स कोविड, ठीक है, एंड देन सार्स स्टैंड फॉर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ये ट्रांसमिट जो है, ये आया कैसे आया, ये जानवरों से, लाइक बैट से, बैट में सबसे पहले आया, देन कैमल, कैट, एंड देन ये इस तरह ट्रांसमिट हो रहा है। ह्यूमन में जब ये आता है, तो ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो कफ के ज़रिए, टच के ज़रिए एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक पहुंचा रहे हैं। ये शेड जो है, वायरस भी ये फीकल में भी हो रहा है, जो हमारे जो हम खारिज कर रहे होते हैं, यूरिन और स्टूल के ज़रिए भी ये उसमें पाया जाता है। जो साइन एंड सिम्टम्स है, उसमें आपको फीवर मिलेगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी जब सिवियर केस होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर सिवियर केसेस में डेथ्स भी होती है। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो वायरस है, ये इनके स्पाइक्स जो है, ये हमारे बॉडी में आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन फिर यहाँ से वन पर्सन टू अनदर ट्रांसमिट होते हैं। ओके, ये क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इस दफ़ा? थर्ड टाइम ये आउटब्रेक हुआ है इन 2 डिकेड्स, यानी कि 20 इयर्स में हम इस कोरोना से फाइट कर रहे हैं। 2003-4 में हमने सार्स से फाइट किया, मर्स को 2012, जो कि अब भी सऊदीयन कंट्रीज में है, एंड देन कोविड-19, जिससे हम अब मुकाबला कर रहे हैं। ओके, ये आरओ सिस्टम है या बेसिक रिप्रोडक्शन सिस्टम है। अगर आप कोविड को देखते हैं, ये डिफरेंट डिजीजेस के लिए है, लेकिन अगर कोविड को देखते हैं, तो एक इन्फेक्टेड पेशेंट जो है, वो तकरीबन 2.5 से 4 मरीजों को इन्फेक्ट करता है, एंड देन वो 4 जो है, आप मल्टीप्लाई करते जाएं 4 से, और फिर ये लॉन्ग नंबर्स हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अगर हम मर्स को, सार्स और कोविड को देखते हैं, और जो हमारे पास मरीज आते हैं, यूजुअली जो एंड अप आईसीयूज में होते हैं, यूजुअली उनकी एज जो है 60s प्लस होती है। कोमॉर्बिड्स भी उनको होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, किडनी इश्यूज, इम्यूनिटी इश्यूज। मेन इनके फीचर निमोनियाज होते हैं, शॉक में चले जाते हैं, इन्वेसिव वेंटिलेशन पे होते हैं, आइनोट्रोपिक सपोर्ट होता है, और रीनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ हमें क्या मतलब आईसीयू में इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि जब भी ऐसे पेशेंट्स आए, तो हम ये देखें कि जो पेशेंट को केयर कर रहे हैं, जो हमारा नर्सिंग है या पैरामेडिक्स जो है, क्या उनको ये सारी चीज़ों का पता है कि वेंटिलेटर किस तरह यूज़ करना है। अगर कोई मेडिकेशंस उनको दे रहे हैं, तो क्या उनको एडवर्स इफ़ेक्ट या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका पता है। अगर रीनल थेरेपी दे रहे हैं या डायलिसिस कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि 17 एंड मोर % जो है, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हमें पता है कि अगर कोई अलार्म हो रहे हैं, तो हमें उसको हैंडल किस तरह करना है? क्योंकि अगर कोई भी अलार्म हो रहा है, इट मीन्स कि वो जो ट्यूबिंग में हो सकता है कि कोई क्लॉट है या कुछ है। तो अगर हम बहुत अच्छा, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, तो हो सकता है कि वो लाइन बर्स्ट हो, और पूरा ब्लड एंड ऑल जो हेल्थ केयर वर्कर टेक केयर कर रहा है, उसके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें
आईसीयू में जो जो नर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। ओके, अब अगर हम ट्रैकिंग करते हैं कोरोना की ह्यूमन में, तो 1 से 3 दिन में लाइक जो सिम्टम्स है उसमें फीवर और कफ होता है, जो कि 80% टाइम्स रिकवर हो जाते हैं। 4 से 9 डेज में वो पेशेंट्स होते हैं जिन पर वायरस लंग तक असर कर देता है और ये सिवियर सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। 8 to 15 डेज में ये वायरस ब्लड में चला जाता है और ऐसे पेशेंट्स जो है हमारे पास आईसीयूज में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि या तो वो डिस्चार्ज होते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। हेल्थ केयर वर्कर में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन है। एक स्टडी में देखा गया कि 14.8% जो है हेल्थ केयर वर्कर वो सिवियर या क्रिटिकल स्टेट में गए हैं। 5 की डेथ हुई है, ये एक की मैं बता रही हूँ। एंड देयर आर मल्टीपल स्टडीज जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर जो है क्रिटिकल स्टेट में गए हैं। एक स्टडी वॉशिंगटन की देखी गई, वहाँ पे उन्होंने देखा कि इन्फेक्शन जो है 81 रेजिडेंट्स पे, स्टाफ्स 34 एंड विजिटर्स पे में ट्रांसमिट हुआ। और उन्होंने ये देखा कि ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के जो प्रोसीजर्स हैं वो न करने पे हुआ है। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस करेंगे कि जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। ओके, जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में एक अलग दुनिया होती है, ठीक है। वो लोग, वो चीज़ें होती जो आपको नज़र नहीं आते हैं। मल्टीपल तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेशेंट्स अपने साथ ला रहे होते हैं। एंड देन इसके साथ आपके जो न्यू और कोविड रिलेटेड भी इन्फेक्शंस उस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ऑल्दो के वहाँ पे क्लीनिंग और ये होते हैं, लेकिन स्टिल यू फाइंड दीज ऑर्गेनिजम्स। बट इसको हम टेक केयर कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दी प्रिकॉशंस। ओके, अब पोटेंशियल रूट क्या है ट्रांसमिशन के? 4 तरह से, या तो सांस के जरिए से, या कुछ खाने से, या आपको जो निडल स्टिक वगैरह हो जाती है उससे, या ब्रोकन स्किन पे म्यूकस या ब्लड लग गया है उससे, या फिर म्यूकस कांटेक्ट से ये जो इन्फेक्शन है वो 1% टू अनदर जा रहा होता है। इसको हमें, इस ब्रेक को हमें 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 इस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। और अगर हम इस चेन को ब्रेक कर देते हैं बाय फॉलोइंग द प्रिकॉशंस, हैंड हाइजीन, सोशल जो डिस्टेंसिंग है, इक्विपमेंट डिसइंफेक्शन, ये सब अगर हम करते हैं तो हम इस चेन को अगर ब्रेक कर देते हैं तो वहाँ पे हम अपना इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, अब जनरल फिलॉसफी अगर देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स, सेफ्टी गोल्स होते हैं, ठीक है। उनके पास प्रोसीजर्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, और उसको फिर आपको अपने स्टाफ और जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके बिहेवियर चेंज में डालना होता है। जब बिहेवियर चेंज हो जाता है तो यू गेट आउटकम जो है वो विन विन होता है। लेकिन 1 या 2 के चीज़ें न करने पे, सेफ्टी कंट्रोल्स को फॉलो न करने पे बहुतों का नुकसान होता है। ओके, जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल या आईसीयू की प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, प्लान्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिटन में तो होनी चाहिए, लेकिन फिर हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। एज फार एज इन्फेक्शन कंट्रोल इज कंसर्न, तो हमारे पास ये सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़रूर होने चाहिए। हमने एक और चीज़ देखी है कि हॉस्पिटल्स जो है, जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट, आपको चीज़ें तो प्रोवाइड करते हैं बट वी मिस यूज़ इट। बहुत ज़्यादा हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो हर हॉस्पिटल में लोग आपको ग्लव पहने हुए दिखेंगे। ग्लव हम समझते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है हमारा हैंड वॉशिंग का, ये हमें एक बैरियर दे देगा। लेकिन ये ग्लव जो है, अगर आप हर पेशेंट पे एक ही ग्लव यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन को हम
बहुत ज़्यादा फैला देंगे। तो ग्लव का यूज़ जो है एक मरीज पे ही होना चाहिए, और जैसे ही वो मरीज का काम हो जाता है उसको आप डिस्कार्ड करें एंड देन हैंड हाइजीन करें। एक और चीज़ देखी गई है कि ग्लव पर लोग जो है वो अपने सैनिटाइजर्स को लगा लेते हैं। तो सैनिटाइजर लगाने से आपके ग्लव की जो इंटीग्रिटी है वो ख़त्म होगी। ऑलवेज जो हमारे पास ग्लव्स आते हैं उसमें माइक्रोपोर्स होते हैं, आप ये करके और ख़राब करेंगे एंड देन अल्टीमेटली जो आपके ग्लव पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके हाथों पे आएंगे, और हाथों पे वो नहीं रहेंगे, वो इजीली बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो अवॉइड करें ग्लव को या तो सैनिटाइज करने की या फिर उसको हर जगह पहन के घूमने की, क्योंकि ग्लव होता है और इसके बाद हम ग्लव्ड हैंड से कभी आँख में, कभी नाक में, कभी मुंह पे हम टच करते हैं। तो ये चीज़ों को आप प्लीज़ अवॉइड करें। ओके, काफ़ी तरह के जो मास्क है वो आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में, लेकिन आजकल जो है वो यूनिवर्सल मास्किंग हो रही है हर हॉस्पिटल में। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में आते हैं आपने जो है वो सर्जिकल मास्क पहनना है एंड देन आपके पेशेंट्स भी सब सर्जिकल मास्क पहनेंगे। N95 उस वक्त पहनना है जब एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, यानी कि आप सक्शन कर रहे हैं, CPR कर रहे हैं, उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत है, या इंट्यूबेट कर रहे हैं। एक स्टडी एक इंटरव्यू और स्टडी भी है जिसमें उन्होंने बताया कि जो कैरियर होते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप कैरियर है, आपके अंदर वो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर आप सिम्टम्स आपको नहीं है, फॉर इंस्टेंस आपको कफ फीवर वगैरह नहीं है, बट आपके अंदर वो ऑर्गेनिज्म है, तो आप बहुत आराम से, और आप अगर मास्क नहीं पहन रहे तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं 70% ऑफ द इन्फेक्शन टू द हेल्दी इंडिविजुअल्स जो कि मास्क पहन रहे हैं। ओके, 5% इन्फेक्शन हम ट्रांसमिट करते हैं जब कैरियर हैं आप, लेकिन हेल्दी जो पर्सन है, आप कैरियर है, आपने मास्क पहना हुआ है, बट जो हेल्दी पर्सन है उसने मास्क नहीं पहना। ओके, एंड देन अगर आप दोनों ने लाइक कैरियर एंड हेल्दी दोनों ने अगर मास्क पहना होगा तो सिर्फ ट्रांसमिशन जो है वो 1.5% ही हो सकती है। माजरत चाहूंगी। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं N95। हर हॉस्पिटल की अपनी गाइडलाइंस है। वैसे वेस्ट में कहा जाता है कि 1 यूज़ के बाद आप इसको सेव कर लें, और फिर नेक्स्ट यूज़ जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए, विजिबली डर्टी ना हो, इंटैक्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसको किस तरह यूज़ करना है, कैसे सेव करना है, वो मैं आगे एक वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं PPE को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले हैंड हाइजीन किया, गाउन पहना, अब ये N95 पहन रही है। अब ये एडजस्ट कर रही हैं अपने मास्क को। जो पिन है उसको आपने यहाँ से प्रेस करना है।
एंड देन पूरी टेस्ट कर रही हैं, ठीक है, कि कहीं से एयर लीक तो नहीं हो गई। और अगर लीक है तो आप दोबारा उस पिन को एडजस्ट कर लें। अब ये आई शील्ड मास्क पहन रही हैं एंड सबसे एंड में हम ग्लव्स पहनेंगे। अब ये रेडी है अपने मरीज के पास जाने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे कि जब ये मरीज के पास से आ जाते हैं फिर ये अपने पीपीईज कैसे निकालेंगी। जो ग्लव है उसको पिंच करके इन्होंने निकाला है, ठीक है। रेकमेंड किया जाता है कि ग्लव के बाद भी आप हैंड हाइजीन करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप आगे के गाउन को हिस्सों को के टच को अवॉइड करते हुए आप अपना गाउन निकालें। अगर डिस्पोजेबल है तो इसको डिस्कार्ड करें, अगर वॉशेबल है तो उस बैग में डालें। देन आप हैंड हाइजीन करें, आप सारे स्टेप्स फॉलो करें। इसके बाद आप आई शील्ड मास्क हटाएं एंड देन लास्ट में आप देख रहे हैं कोई भी पीपीई उनसे टच नहीं हो रही है। एंड देन लास्टली N95। और ये सारी चीज़ें पीपीई जो है वो आप पेशेंट के रूम से बाहर आके निकालेंगे। एंड देन आप हैंड हाइजीन के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, बहुत दफ़ा ये होता है कि आपको आई शील्ड मास्क और N95 जो है आपकी हॉस्पिटल की गाइडलाइंस होती है कि आप इसको रीयूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये रीयूज करने के क्या तरीके हैं। आपने गॉगल्स निकाला, गाउन निकाल लिया था, ग्लव निकाल लिया था। गॉगल्स निकाल के आप इसको अल्कोहल स्वॉब से क्लीन करेंगे ताकि आप नेक्स्ट यूज भी इसको कर सकें, ठीक। एंड देन अब आप मास्क निकालेंगे। अगर आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि आप इसको रीयूज करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एंड देन आप देखेंगे कि पेपर बैग में इन्होंने उसको सेव कर लिया और इसमें इनका नाम वगैरह लिखा हुआ होगा, ठीक है। ओके, अब जितने भी पीपीई हैं हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट भी करना होता है। ये पीपीई को हम क्लिनिकल वेस्ट यानी कि रेड बैग में डालते हैं और नॉन क्लिनिकल वेस्ट जो होगा उनको हम ग्रीन बैग में डालेंगे। ओके, हमारे पास आईसीयू या जो भी वार्ड्स है वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो होने चाहिए ताकि सबको पता हो कि किस बैग में क्या है, कौन सा वेस्ट जाएगा एंड देन उसकी फाइनल डिस्पोजल किस तरह होगी। ये हम सबको इसका इल्म होना चाहिए। ओके जब हम आईसीयू में जो भी पेशेंट ले रहे हैं या किसी भी हॉस्पिटल में ले रहे हैं तो एक हमेशा से हमें सिखाया गया है कि हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है हर पेशेंट के साथ करते हैं, चाहे वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो हैंड हाइजीन आपने हर पेशेंट के साथ करनी है। ग्लव जब आप यूज करते हैं तो रिस्क असेस करके करें कि क्या आपको कोई बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट हो सकता है, अगर है तो आप पहने। मास्क को असेस करना है। गाउन एंड देन शार्प्स जो है आप डिस्पोजेबल बिन्स में डालें, ना कि जो देखा गया है डस्टबिन्स में लोग डालते हैं एंड देन फिर क्या होता है कि जो हमारे और स्टाफ है उनको प्रिक हो सकती है।
ओके, ये कुछ कॉन्टैक्ट जब हमारे पास कोविड के पेशेंट्स आते हैं आईसीयू में, तो हम 2-3 तरह की प्रिकॉशंस करते हैं। एक कॉन्टैक्ट आइसोलेशन करते हैं, जिसमें आपने गाउन, ग्लव्स और मास्क पहनना ही है, एंड देन जो भी आइटम्स आप यूज़ करते हैं उसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं या स्टरलाइज करते हैं, बेड को अच्छे से क्लीन करते हैं, टर्मिनल क्लीन करते हैं, एंड देन आप रेडी करते हैं फॉर नेक्स्ट यूज़। ओके, इसके अलावा ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हम करते हैं, जिसमें आप मास्क पहनते हैं जब भी पेशेंट से कांटेक्ट होता है, एंड देन N95 मास्क उस वक्त पहना जाता है जब एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स हो। हमारे पास सजेस्ट ये हमें किया जाता है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो कहती है कि जब जहाँ पर एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स पेशेंट्स को हो रहे हों, ऐसे लोगों को हमें नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम में रखना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आइसोलेशन रूम से पहले एक एंटी रूम है, जहाँ पे आप अपना सारा पीपीई वगैरह चेंज करते हैं, एंड देन आप अपने रूम में आते हैं, और रूम से ये फॉर इंस्टेंस पेशेंट है, जितनी भी वहाँ की एयर है वो एग्जॉस्ट होके एंड देन फिल्टर के थ्रू एनवायरनमेंट में चली जाती है। अगर आपके इधर N90 नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम नहीं है, तो आप खुद भी बाय पुटिंग एग्जॉस्ट आप उसको क्रिएट कर सकते हैं नेगेटिव प्रेशर, या फिर आप विंडो खोल दें और जो फैन है वो आप बैक साइड पे लाइक विंडो के सामने की सामने की तरफ रखें, ताकि वो जितनी भी इन्वायरमेंट की एयर है वो विंडो से बाहर निकल जाए। तो ये इस तरह भी आप नेगेटिव प्रेशर जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रीसेंट इंटरिम गाइडलाइंस है, जिसका जो ख़ास चीज़ें हैं वो कहते हैं कि जब भी आप सीपीआर करें सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस में, तो स्टैंडर्ड एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस आपने करने हैं। स्टैंडर्ड हमने बात की, ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट या फिर कांटेक्ट या फिर एयरबॉर्न प्रिकॉशंस करनी है। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस जिनका भी सीपीआर हो वो ऐसे रूम में हो कोविड के पेशेंट्स का जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो। प्रोवाइडर्स जो है वो कम से कम रखें, और जैसे ही वो काम हो जाए, वहाँ से प्रोसीजर हो जाए, तो उस रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए विथ हाइपोक्लोराइड। ओके, एंड देन पीपीई में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन होना चाहिए, आई ग्लव एंड गाउन, आई प्रोटेक्शन ग्लव्स होने चाहिए एंड गाउन होने चाहिए, लेकिन ये उस वक्त तक पहने जब आप पेशेंट के पास है। जब आप पेशेंट के पास से हटते हैं तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर लें, या इसको नेक्स्ट यूज़ के लिए जो प्रोसेस है उसमें डाल दें। इंट्यूबेशन जो है वो कोई एक्सपर्ट करे, ताकि आपको बार बार इंट्यूबेट ना करना पड़े। अवॉइड करें बैग वेल्फ मास्क, नेब्यूलाइजर्स या नॉन इन्वेजिव जो हम वेंटिलेशन कर रहे होते हैं उसको वो कहते हैं कि अवॉइड करें। और इसके अलावा इनिशियल जब आप असेस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 6 फीट के डिस्टेंस मरीज में, और जो भी डॉक्टर या एनेस्थीसिया या नर्स उनको टेक केयर कर रही है वो कोशिश करे 6 फीट का डिस्टेंस इनिशियल उसमें हो। फेस मास्क पेशेंट को भी पहनाना है, आपने N95 पहनना है। पेशेंट अगर इंट्यूबेट नहीं है तो उनको फेस मास्क पहनाएं, एंड देन अगर एट टाइम्स वो कहते हैं कि आपके पेशेंट को अगर किसी वजह से नेजल कैन्युला पर वो अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन कर रहा है, तो नेजल कैन्युला के ऊपर भी आपने मास्क को मास्क पहनाना है। ओके, हर हॉस्पिटल्स में उनकी अपनी गाइडलाइंस होनी चाहिए। लाइक जैसे हमने बात की कि 17 से ज़्यादा मरीज जो है उनको डायलिसिस या सीआरआरटी की ज़रूरत होती है, तो आपके पास ऑलरेडी गाइडलाइंस होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, स्टाफ्स को पता होना चाहिए, एंड देन क्रिटिकल एरिया की भी पॉलिसीज़ उसमें होनी चाहिए, जिसमें उनको सारी चीज़ों का पहले से नो हाउ हो। और अब भी टाइम नहीं गुजरा है, अब भी आप अपनी पॉलिसीज अपने जो भी जूनियर्स हैं उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड उनको वो सारी चीज़ों का पता हो।
ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या करता है? इन्फेक्शन कंट्रोल इन्फेक्शन रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो बनाता है। वी एजुकेट एंड देन इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम हर चीज़, हर पॉलिसी को ऑडिट करते हैं एटलीस्ट मंथ में वंस। ओके, जब क्रिटिकल सेटिंग में पेशेंट आ जाता है तो एडवाइस किया जाता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स उसी एरिया में रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, जब वो वहाँ पे है, पेशेंट आपके पास आ गया, आपने हेड टू टो असेसमेंट करनी है, पेशेंट की हाइजीन का ख्याल रखना है, माउथ केयर का ख्याल रखना है, बेड सोर्स देखना है। लाइक इट टेक्स हार्डली 5 मिनट कि आप इनिशियली आप उस हर पेशेंट को 2 आवर्स में असेस कर सकते हैं, हील सोर के लिए असेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जब हमारे पेशेंट आईसीयू में आ जाते हैं तो बहुत सारी मेडिकेशंस उनको मिल रही होती है। बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारा ये पैरामेडिक स्टाफ टेक्नीशियंस जो है वो टेक केयर कर रहे होते हैं, हु आर वेरी मच एक्सपर्ट। तो उनको चाहिए कि उनको जो भी ड्रग पेशेंट को मिल रही है उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का और इफ़ेक्ट्स का ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, आईसीयू में या कहीं पे भी हम अपनी जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एज आई सेड कि हम डिस्टेंसिंग करते हैं, हम इन्वायरमेंटल हाइजीन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि लाइक निडल स्टिक इंजरी वगैरह है तो उसको प्रॉम्प्टली हम टेक केयर करते हैं। लॉन्ड्री जो यूज़ हो रही है उसको हम लॉन्ड्री में भेज देते हैं, जहाँ पे 60 to 90 के टेम्परेचर में ये आराम से आप वॉश कर सकते हैं। ये कुछ पॉलिसीज या फ्लायर्स जो है आप अपने एरिया में रखते हैं ताकि लोगों को एट द टाइम ऑफ नीड पता हो कि उन्होंने क्या करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर है और N95 एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर नहीं है तो आपको N95 की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर है तो आप मेडिकल मास्क की जगह N95 पहनते हैं एंड देन आई शील्ड भी पहनते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, नर्सेज और डॉक्टर ने पहन लिया लेकिन व्हाट अबाउट क्लीनर एंड लेबोरेटरी? तो क्लीनर की अगर हम बात करते हैं तो क्लीनर्स जो है वो मेडिकल मास्क पहनेंगे, N95 की उनको ज़रूरत नहीं है, गाउन पहनेंगे, हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनेंगे एंड देन बूट्स पहनेंगे। ये हमारे अगेन एक और फ्लायर है जो कि सारी चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर आप बीमार हैं तो आप घर पे रहें, आईसीयू का अगर कोई स्टाफ बीमार है घर पे रहें, इन्फॉर्म अपने इंचार्जेस को करें, हैंड हाइजीन करें, डेडिकेटेड यूटेंसिल्स या जो भी लिनन है आफ्टर यूज़ वो लॉन्ड्री में भेजें ताकि उसकी प्रॉपर वॉशिंग हो सके। अगर कोई इक्विपमेंट है जिसको रीयूज़ करना है तो वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह कर सकते हैं उसको रीयूज़। सिंगल यूज़ है तो आप उसको डिस्कार्ड करें, रिस्क असेस करें, पीपीई पहनने से पहले कॉफ एटिकेट को फॉलो करें, वेस्ट मैनेजमेंट को करें एंड देन फीकल रूट को बहुत ज़्यादा हमें टेक केयर करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ये होता है कि जब हम आईसीयू में पेशेंट्स को टेक केयर कर रहे होते हैं, लाइक पोजीशनिंग कर रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इनकॉन्टिनेंस है तो हम सबसे पहले उस फीकल रूट को क्लीन करते हैं एंड देन फॉरन से विदाउट ग्लव चेंजिंग जो है हम सक्शन की तरफ आ जाते हैं या आई केयर की तरफ आ जाते हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा एहतियात करें क्योंकि यहाँ पर ये वायरस शेड हो रहे हैं और हर सिस्टम के लिए आपने हैंड हाइजीन या ग्लव चेंज करना ज़रूरी है। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या करता है? हर क्रिटिकल पेशेंट्स जितने भी होते हैं उनकी सर्वेलेंस करता है, एक्टिव सर्वेलेंस करता है एंड देन हम डायग्नोज करते हैं कि क्या पेशेंट को कोई निमोनिया है, क्या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि नहीं। ठीक है, अब हम आएंगे बंडल की तरफ। बंडल्स क्या है? बंडल में हम बंडल केयर करते हैं टू प्रिवेंट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड फ्लेबाइटिस। ठीक है, एसएसआई एंड देन ऑफ कोर्स एमडीआरओ। इसमें 4 से 6
छोटे छोटे कुछ हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं जिससे हमें फॉलो करना है एंड वी गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। अब आप देखें क्लेप्सी है तो इसके कुछ बंडल्स हैं जो हमें करना होता है, लाइक हैंड हाइजीन, क्लोरहेक्सिडीन से आपने जो साइट है उसको क्लीन करना होता है, अवॉइड करें फेमरल, ड्रेसिंग को क्लीन रखें। ये सारी चीज़ें हैं। जब आप इंसर्ट करने जाते हैं सीवीपी तो आप लोगों को देखना है कि पूरी एसेप्सिस हो, ठीक है। वेंटिलेटर में भी इसी तरह बहुत सारे बंडल्स हैं, इस वक्त हम सारों को नहीं डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन उसमें हमें हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री पे रखना होता है। सेडेशन को रोक के देखना होता है कि क्या पेशेंट रेडी है एक्सट्यूबेशन के लिए। आपको डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस और पीयूडी देखना होता है, ओरल केयर करनी होती है, पोजिशनिंग करनी होती है, सक्शनिंग करनी होती है। ये सारी को देखने के अलावा आपको वेंटिलेटर के भी कुछ सिस्टम्स है उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि एचएमई है तो वो 48 आवर्स में चेंज होगा। जो आपका जो आपके सेंसर्स है वो किस तरह डिसइंफेक्ट होंगे या रीयूज होंगे, आपके फैन फिल्टर्स कैसे होंगे, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। देन अगेन कॉटी को भी हम देखते हैं, उसमें भी यही चीज़ें आप देखते हैं कि एसेप्टिक तरीके से आपकी फोलीज दले, जो आपका बैग है वो यूजुअली ज़मीन पे होता है, वो 6 इंच एटलीस्ट ऊपर हो। एंड देन एवरी डे आप चेक करते हैं कि क्या पेशेंट को इसकी नीड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कंसल्टेंट से डिस्कस करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ों को और टिक करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि ओके ये चीज़ मैंने मिस की, एंड देन आप उसको टेक केयर कर लेते हैं। और जब हम ये सारे बंडल केयर देखते हैं तो अगर आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप देखें कि इन्फेक्शन बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है। अगर आप एमडीआरओ की बात देखें तो आप देखें कि एक टाइम था जब हमारे इन्फेक्शंस आ रहे थे एंड देन सिंस लाइक 1 क्वार्टर तक हमें कोई इन्फेक्शंस नहीं आए हैं। आप इसमें अपनी हाइजीन केयर को भी अपनी इंडिकेटर्स बना सकते हैं कि पेशेंट्स की जो है सोप एंड वाटर से डेली एक दफ़ा दिन में ज़रूर साबुन पानी से उसको स्पंज दिया जाए जो अप एंड अबाउट नहीं है। एंड देन शैम्पू भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन आप पेशेंट को शैम्पू भी 2 दफ़ा ज़रूर दें, ठीक है। ये कुछ हमारी रिपोर्ट है। टाइम शायद कम है तो हम इसको थोड़ा रैप अप जल्दी करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल की रिपोर्ट है जिसमें की इंडिकेटर्स हमारे होते हैं वैप, कॉटी, क्लैप्सी, एसएसआई। हम एंटीबायोटिक का पॉइंट प्रेवलेंस करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की चीज़ों को देखते हैं, हैंड हाइजीन देखते हैं, हाइजीन केयर देखते हैं, बेड सोर्स को देखा जाता है, ऑडिट किया जाता है, एजुकेशनल एक्टिविटी को देखा जाता है, फ्लेबाइटिस को देखा जाता है और निडल स्टिक इंजरी को। ये आप देखें कि ये सिर्फ मैं एक आपसे रिपोर्ट शेयर करूंगी कि जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट को हमने क्योंकि ये हमारा एक इंडिकेटर है तो एक पेज पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। एंड देन जब ये मैनेजमेंट इसको रिव्यू करते हैं तो उनको बहुत अच्छा आइडिया होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे सेशंस भी हो रहे होते हैं, उसको भी हम ट्रैक करते हैं। नर्सिंग के, पैरामेडिक्स के, हाउस कीपिंग के, सीएसएससी के, सबके हम मंथली सेशंस ले रहे होते हैं। प्रिवेंशन सबको पता है, कोविड की प्रिवेंशन, हैंड सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और कॉफ एटिकेट हमने करना है। ये 1 मिनट में मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आप देखें कि लोग जो है कुछ जो है वो आके हैंड हाइजीन कर लेते हैं, ठीक है। ये मरीज के पास जा रहे हैं, मरीज इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब आप देखें कि ये जितने मरीज के इन्फेक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इन्होंने कैरी कर लिया, ठीक है। अब ये कैरी कर लिया, अब क्योंकि ये जल्दी में है तो ये नर्सेज आर वेरी कर्टियस, बट थोड़ा सा हमें टेक केयर करना है। अब देखें, अब ये मरीज दूसरे मरीज पे चला गया, ठीक है। तो ये इन्फेक्शंस इस तरह ट्रांसमिट होता जा रहा है।
फिर उससे ख्याल आया कि नहीं, मुझे हैंड हाइजीन करना है। तो जब वो जो भी है सैनिटाइज़र की तरफ गया तो उसको इन्फेक्ट भी किया, और वहाँ पे सैनिटाइज़र नहीं था तो उसने वॉइस भी नहीं की। ठीक है, अब ये अटेंडेंट ने भी ये इन्फेक्शंस जो है वो ले लिया। तो इस तरह ये चेन चलता चला जाता है। तो इट्स बेटर कि जब आप रूम में आए तब हैंड हाइजीन करें, एंड देन जब आप बाहर जाएं तब हैंड हाइजीन करें। अब इन्होंने सिर्फ एक पेशेंट से आप देखें कि कितनों को ये इन्फेक्शंस पहुंचा रहे हैं। अभी जो यहाँ पे आएंगे वो अब कैरी करेंगे, तो ये पेंडेमिक इसी तरह होता है। ठीक है, अब इन्होंने ये कैरी कर लिया। अब हम इसको स्टॉप करते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी है। बहुत दफ़ा क्या होता है, जब हम आईसीयू की सेटिंग में होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा रेपो सबके साथ होता है, तो फिर हम हग भी कर रहे होते हैं, हाथ भी मिला रहे होते हैं, साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। तो अब ये वो वक्त नहीं है, हमें डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन करके इस कर्व को फ्लैटन करना है। ये कर्व उसी वक्त फ्लैटन होगा जब हम डिस्टेंसिंग और दूसरे मेजर्स जो है उसको फॉलो करेंगे। ओके, अब आप देखें कि बहुत हॉस्पिटल्स में पीपीई बहुत आराम से मिल रही होती है, बट हम डिस्टेंसिंग को नहीं ख़त्म कर पाए हैं। तो जो इतना पीपीई हमें मिल रहा है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और उसका ख्याल रखें। जब आप लंच वगैरह पे जाते हैं, मीटिंग पे जाते हैं, तो एक चेयर छोड़ के आप बैठें। ठीक है, ओके। एक मरीज जो है अगर वो 70% तक इन्फेक्शन को रिडक्शन कर सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, और अगर हेल्थ केयर वर्कर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता है, हैंड हाइजीन नहीं करता है, तो आप देख लें कि एक महीने में नंबर ऑफ कितने इन्फेक्टेड हो जाएंगे या कैरियर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक वीडियो है, डॉक्टर रुमीना अलाउ करेंगी तो हम देखेंगे, अदरवाइज से ज्यादा हो गए, क्वेश्चन बहुत सारे। ओके, डिसइंफेक्शन को हमें देखने की ज़रूरत है। आप देखें कि आपके पास किस तरह की चीज़ें हैं। हम जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं हमारे पास उसकी गाइडलाइंस होती है जो कि प्रोवाइड होती है। बेड को अगर आप देखते हैं तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होते हैं। एक और प्रैक्टिस देखी गई है कि ब्लीच को जो है हम स्प्रे कर रहे होते हैं। प्लीज स्प्रे ना करें, बल्कि कपड़े में लें एंड देन उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करने की ज़रूरत है। एंड इस वक्त हाइपोक्लोराइड इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट सोल्यूशन। आप ये देख रहे हैं। ओके, एक और चीज़ आप देखें कि जब आप आईसीयू में पेशेंट की केयर कर रहे हैं, मैट्रेस या पिलोज फटे हुए हैं, तो प्लीज़ उसको टेक केयर करें। टोन चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं। समरी ये है कि इन्फेक्शन जो है, चेन ऑफ इन्फेक्शन के प्रोसेस को फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है कि वो ट्रांसफर करे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी कि सेफ्टी अवेयरनेस जो है बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन नेग्लिजेंस जो है वो हमारा लास्ट होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रोशन, आपका टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है। सवालों के जवाब देंगे आप? आपका टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है अमूमन के टाइम ज़्यादा आपको चाहिए होता है। तो हमारे कुछ सवाल हैं, आप तशरीफ़ लाएं और हमें उसका जवाब दे दीजिएगा कुछ चीज़ों के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि कैन एनिमल्स इन्फेक्ट ह्यूमंस? लोगों को शायद इसलिए ये सवाल पूछना है कि पेट्स वगैरह होते हैं लोगों के घरों में, तो क्या उनसे इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकती बिल्कुल है? हो सकता है। इंसान से तो एनिमल ले सकते हैं, अभी ये तो स्टडी हमने देख ली है। एनिमल से इंसान बिल्कुल, हमने जैसे देखा कि जब सार्स वगैरह था तो वो कर्व से ही हुआ था ना। बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकता है, तो जितना कोशिश करें, जितना डिस्टेंसिंग हो वो रखें, कुछ अरसे तक ये रखें, देन सारी चीजें सामने हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर ऑन हायर रिस्क ऑफ गेटिंग वायरस स्प्रेड इन द ब्लड? आई डोंट नो। ओके, वायरस आप देखें कि जैसे हमने कहा कि फर्स्ट 3 डेज जो है उसमें आपको जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने सिवियर नहीं होते हैं।
देन जब आप 5 to 9 डेज पे जाते हैं तो वो आपके लंग को इन्वॉल्व करते हैं, एंड देन 8 to 15 डेज पे ये आपके ब्लड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है सेप्सिस और इस तरह की चीज़ों में आते हैं। तो बिल्कुल ये वहाँ पे भी शेड हो रहे होते हैं। अगला सवाल ये है कि जब अमूमन पीपी पहने जाते हैं तो पीछे से कम्प्लीटली क्लोज नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो आपने वीडियो दिखाई उसमें भी पीछे से कम्प्लीटली कवर्ड नहीं थे, ये सवाल में ये उन्होंने कहा। ओके। तो क्या इस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है इन्फेक्शन? जी बिल्कुल हो सकती है। आई डोंट नो, वो शायद कुछ मिस हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल उसने उसको टाई किया है, एंड देन टाई करने के बाद आपको हैंड हाइजीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा आपको टाई अप करना ज़रूरी है। टाई अप करने के बाद आप हैंड हाइजीन करें, एंड देन सेकंड स्टेप्स जो भी है, मास्क पहने, और निकालते वक्त भी आपने ये करना है कि गाउन निकाला तो आपने हैंड हाइजीन करनी है, एंड देन ग्लव निकालते हैं तब भी आपको हैंड हाइजीन करनी है, एंड देन जब सारे पीपी हो जाते हैं तब भी आपने करनी है। अगला सवाल ये है कि why are we not disposing gloves at the end? Why are we disposing gloves at the end? Won't our bare hands get contaminated while doffing the gown? नो, वाइल डॉफिंग द गाउन, जब आप कर रहे हैं तो आप ग्लव निकालते हैं, ठीक है, एंड देन आप गाउन निकालते हैं। आप ग्लव निकालते हैं, आप उसको सैनिटाइज करते हैं। दो है, कुछ गाइडलाइंस कहती है कि आप पहले ग्लव निकालें, सैनिटाइज करें, एंड देन गाउन निकालें। कुछ गाइडलाइंस जो है वो आप ग्लव गाउन के साथ ही ग्लव निकाल देते हैं एंड देन सैनिटाइज करते हैं। बेहतर यह है कि पहले आप ग्लव निकालें, सैनिटाइज करें, एंड देन फिर गाउन निकालें, क्योंकि ग्लव इज द डर्टीएस्ट इन ऑल द पीपीज। गाउन को पकड़ने का कोई खास तरीका है डॉफिंग करते वक्त? बिल्कुल, गाउन को आप पीछे से पकड़े, आपने आगे से नहीं पकड़ना है, आपने पीछे से पकड़ना है, जो हिस्सा कंटेमिनेटेड नहीं है, एंड देन आप डिस्कार्ड करें। अगर रीयूज करना है तो आप वॉशिंग में डाल दें, अगर डिस्पोजेबल है तो आप डस्टबिन में डालें, एंड देन हैंड हाइजीन करें दोबारा। अच्छा, एक सवाल जो है वो बड़ा मेरा ख्याल है रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग है। Does mixing of Dettol liquid in water works as antiseptic because this is being used in many of the places right now? जी, मैंने जैसे एक स्लाइड में आपको बताया है कि WHO की रीसेंट जो गाइडलाइन है, बल्कि हमेशा से डिटॉल का वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाइपोक्लोराइड इस, अगर डिटॉल बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन हाइपोक्लोराइड इज द चीपेस्ट। लाइक एक बॉटल आपको, अगर आप घर के लिए यूज करते हैं, आपको 20-25 रुपए में मिल जाती है, एंड देन आपको एक पार्ट जो है हाइपो का लेना होता है, 9 पार्ट्स जो है आप वाटर लेते हैं, एंड देन वो आप 24 आवर्स के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द चीपेस्ट वे। लेकिन अगर हॉस्पिटल सेटिंग में है और आपके पास वेंटिलेटर है और एक्सपेंसिव जो कार्डियक मॉनिटर है, सिरिंज पंप्स हैं, तो उसको अगर हाइपो से आप यूज करते हैं तो चांसेस है कि वो कलर फेड हो जाएगा, तो वहां पे आप अल्कोहल यूज कर सकते हैं, 70% अल्कोहल। अच्छा, अगला सवाल ये है कि how long does this COVID-19 virus stays on different materials like linen and metal, and how do you disinfect linen? Just soap and water is enough for that? जी, जस्ट सोप एंड वाटर तो है, लेकिन हमने बताया है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का वो 60 to 90 सेंटीग्रेड होना चाहिए, एंड देन जब आप सर्फ और डिटर्जेंट डालते हैं तो इट्स एसिडिक इन नेचर, एंड देन हॉस्पिटल्स में तो हम हाइपो का भी यूज़ करते हैं। तो ये इतनी सारी एंटी डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। तो बिल्कुल काफ़ी जगह हम सुनते हैं कि दे आर डिस्कार्डिंग या जला देते हैं लिनन को, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें जलाने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर पीपीई लॉन्ड्री को दे दी जाए तो वो आराम से ये चीज़ें वॉश कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो घर में है वो भी वॉश करके अगर आप धूप में सुखा दें तो अल्ट्रा वायलेट रेज से वैसे भी ये ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये है कि क्या हम गाउन को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्लव्स और मास्क तो हमने डिस्पोज कर दिया,
मगर क्या ग्राउंड को दोबारा इस्तेमाल करने का कोई तरीका है? देखें, अगर कुछ सेटिंग में ये है, फॉर इंस्टेंस आईसीयू में ये होता है कि 1:1 केयर ही होती है, ठीक है, तो हम कहीं पर हैंग कर दें, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि जो आपका सामने हिस्सा है आप वहाँ पे लिख दें कि पेशेंट केयर, पेशेंट एरिया, लाइक पेशेंट यूज़, ठीक है। तो जब आप उसको जब भी पहनेंगे तो वो जो पार्ट है वो बाहर की तरफ ही होगा, लाइक उसको अंदर नहीं जाना चाहिए। एंड देन आप 6 आवर्स 8 आवर्स, इसीलिए हमने कहा कि जो कोविड के सिनेरियोज होते हैं उसमें हेल्थ केयर वर्कर को अंदर ही बैठने के लिए कहा जाता है कि आप रूम में ही बैठें फॉर 4 to 6 आवर्स, अपनी ड्यूटी ख़त्म करें, एंड देन जब बाहर आते हैं तो या तो वो वॉशिंग में जाएंगे या आप उसको डिस्पोजेबल है तो डिस्कार्ड करेंगे। बट जो प्रैक्टिस देखी गई है कि वो पूरे उसमें घूमते हैं एंड दे आर थिंकिंग कि वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, तो ना वो अपने आप को सेव कर रहे हैं और ना ही पब्लिक को और फ्रेंड्स को और घर वालों को। और यहाँ तक देखा गया है कि लोग पूरा पीपीई पहन के बाइक पे घर पर भी जा रहे होते हैं, दिन घर से आ रहे होते हैं। तो खुदारा ये चीज़ों की को बेहतर करें, क्योंकि आज मैंने देखा कि जो हमारे पास कोरोना के केसेस है वो 5 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया आपका रोशन, आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह बहुत इनलाइटनिंग है। आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने हमें सब कुछ पढ़ाया। अपना ख्याल रखिए, स्टे थैंक यू, सेफ एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू।